नमस्कार दोस्तों, मैं अपने जूनियर से, अपने स्टूडेंट से और अपने दोस्तों से भी पूछता हूँ क्या ऑर्थोपेडिक एक इमरजेंसी ब्रांच होती है। तो ज़्यादातर लोग मना करते हैं, लगभग 90% लोग मना करते हैं कि ऑर्थोपेडिक में इमरजेंसी नहीं होती। तो आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि ऑर्थोपेडिक भी एक इमरजेंसी ब्रांच है। तो आइए बात करते हैं कुछ इमरजेंसीज के बारे में जो ऑर्थोपेडिक में होती है। तो सबसे पहली होती है वास्कुलर इंजरी, मतलब जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी चोट। तो कैसे होती है वैस्कुलर इंजरी, पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी। तो फ्रैक्चर या डिसलोकेशन के दौरान जो आसपास की ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे ब्रेकियल वेसल्स, फीमोरल वेसल्स, पॉप्लिटियल वेसल्स, ये कट जाती है, दब जाती है। इससे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, नीचे का हिस्सा ठंडा पड़ जाता है, सफेद पड़ जाता है, सुन्न पड़ जाता है। अगर 6 घंटे से ज्यादा देरी हो जाए तो गैंग्रीन हो जाती है, मतलब पैर काला पड़ सकता है, काटने की नौबत आ जाती है। पहचानते कैसे हैं इसको, तो दर्द होगी, सुन्नता होगी, पैर या हाथ ठंडे पीले पड़ जाएंगे, पल्स नहीं मिलेगी एंड कैपिलरी रिफिल टाइम 3 सेकंड से ज़्यादा का हो जाएगा। डॉपलर या सीटी एंजियोग्राफी से इसकी पुष्टि हम कर सकते हैं। तो पहली इमरजेंसी मैंने आपको ये बता दी। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो सबसे पहले एबीसी प्रोटोकॉल फॉलो करना रहता है, मतलब एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, स्थिर करना है। खून ज़्यादा बह रहा हो तो उसको दबाव डालकर रोकना है। जो अफेक्टेड अंग है उसको हर्ट के लेवल पर रखना है। तुरंत वास्कुलर सर्जन को बुलाना है, ऑर्थोपेडिक सर्जन को बुलाना है। घाव अगर खुला है तो स्टेराइल ड्रेसिंग करना है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट 6 घंटे के अंदर रिपेयर हो जाना चाहिए आर्टरी का। फ्रैक्चर का स्टेबलाइजेशन हो जाना चाहिए एक्सटर्नल फिक्सेटर के थ्रू एंड रीवास्कुलाइजेशन की और फेसियोटोमी की जरूरत पड़ सकती है। तो पहली इमरजेंसी वास्कुलर इमरजेंसी मैंने आपको बता दी है। दूसरे नंबर पे आती है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ये अपने आप में ही इमरजेंसी है, इसका भी इलाज अगर नहीं किया गया तो पैर काटने की नौबत पड़ जाती है। कैसे होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, तो जो फेसिया होता है, जो कंपार्टमेंट होता है अपने हाथों पैरों में, उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है जो कि ब्लड फ्लो को कम कर देता है, जिससे मसल्स एंड नर्व्स मरने लगती हैं प्रेशर बढ़ने के कारण। इसके लक्षण क्या है, तो बहुत तेज दर्द होगा जो चोट से भी ज्यादा महसूस होता है। जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो कड़क हो जाएगा, सूज जाएगा, उंगलियों को हिलाने में दर्द होगा और बाद में सुन्नता, कमजोरी और ब्लड जो पल्स होती है वो गायब हो जाएगी। कैसे कैसे पहचानेंगे कंपार्टमेंट सिंड्रोम को, तो कंपार्टमेंट प्रेशर मापा जाता है। अगर 30 mmHg से ज्यादा हो तो फिर डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है कंपार्टमेंट सिंड्रोम की। ट्रीटमेंट क्या है, टाइट पट्टी या टाइट प्लास्टर हो उसको तुरंत खोल लेना चाहिए। जो ऑर्गन है उसको हर्ट के लेवल पर रखना चाहिए। पेन किलर, आईवी फ्लूइड देना चाहिए। इमरजेंसी में फेसियोटोमी करके उसके प्रेशर को कम कर देना चाहिए, कंपार्टमेंट के प्रेशर को। देर से इलाज होने पर बॉकमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, गैंग्रीन तक हो जाती है और कभी कभी मैंने पैर को कटते हुए भी देखे हैं। हाथ में और पैर में ही कॉमन होता है। थर्ड इमरजेंसी है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर क्या होता है, जब फ्रैक्चर के दौरान हड्डी स्किन फाड़कर बाहर निकल जाए तो ये ओपन फ्रैक्चर कहलाते हैं। इसमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन में कैसे पहचानेंगे इसको, तो बाहर हड्डी दिखाई देगी, स्किन के बाहर हड्डी दिखाई देगी, घाव में मिट्टी या धूल लगी होगी। एक्सरे से फ्रैक्चर की पुष्टि करते हैं, आसपास के ब्लड वेसल्स की और नर्व्स की जांच की जाती है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले वुंड को साफ करना होता है, स्टेराइल तरीके से स्टेराइल ड्रेसिंग करना होती है, घाव को ज्यादा छेड़ना नहीं होता है। तुरंत आईवी एंटीबायोटिक, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है वो देना रहती है। टिटेनस का इंजेक्शन देना रहता है, पेन किलर देना रहती है। हाथ या पैर को स्प्लिंट करना रहता है। फिर उसके बाद में डिब्राइडमेंट होता है जिसको सर्जिकल सफाई बोलते हैं। गंभीर मामलों में एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाते हैं और बाद में जब घाव सही हो जाता है तो फिर उसको इंटरनल फिक्स करते हैं। चौथे नंबर पे आती है जॉइंट डिसलोकेशन। जॉइंट डिसलोकेशन भी अपने आप में इमरजेंसी होती है। तो कैसे होगी जॉइंट डिसलोकेशन इमरजेंसी, तो जब जोड़ के दोनों सिरे आप अपनी सामान्य स्थिति से बाहर निकल जाएं तो इसको डिसलोकेशन बोलते हैं। इसमें नर्व एंड ब्लड वेसल्स की चोट लग सकती है उनको। हिप डिसलोकेशन में अगर देरी हो जाए, 6 घंटे से ज्यादा की देरी हो जाए, तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस नाम की बीमारी हो सकती है जिससे आपका जॉइंट पूरा का पूरा खराब हो सकता है। क्या दिखेगा इसमें, तो जोड़ की आकृति बिगड़ी हुई, शेप बिगड़ जाएगा पूरा, बहुत ज्यादा दर्द होगा, हिला नहीं पाएंगे। शोल्डर में हाथ को एडक इस तरफ से आ जाता है, हाथ ऐसे करके लाएगा मरीज। पैर में पैर छोटा हो जाएगा, अंदर की तरफ मुड़ा होगा। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे ये पैर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, ये पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है। एक्सरे कराना रहता है, एपी लेटरल व्यू लेना रहता है, न्यूरोवेस्कुलर चेक करना रहती है। शोल्डर डिसलोकेशन के बाद हाथ और पैर की पल्स चेक करना रहती है।
ट्रीटमेंट में हमें तुरंत क्लोज रिडक्शन करना रहता है, एनेस्थीसिया में करते हैं। पोस्ट रिडक्शन एक्सरे चेक करना रहता है कि और कुछ टूटा टाटी तो नहीं हुई है। इमोबिलाइजेशन 2 से 3 हफ्ते तक उसको अपनी जगह पर रखना रहता है। बार बार निकलने पर ओपन सर्जरी की जाती है, ओपन रिपेयर किया जाता है। 5वें नंबर पे आती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड इमरजेंसी, जो रीढ़ की हड्डी है उसकी इमरजेंसी। तो उसमें अगर इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, तो क्या होगा कि स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी से स्पाइनल कॉर्ड जाती है, उस पर दबाव डाल सकती है या फिर उसको फाड़ सकती है। इससे क्या होगा, इससे नसों का संचार रुक जाएगा। तो कैसे मरीज प्रेजेंट करेगा? चोट के नीचे वाले हिस्से में चलाने फिराने में या फिर महसूस तक करने की शक्ति खत्म हो जाती है। सर्वाइकल इंजरी में सांस लेने में दिक्कत आएगी, बीपी ड्रॉप हो सकता है। इसको हम न्यूरोजेनिक शॉक बोलते हैं, मतलब स्पाइन का पेशेंट शॉक में चला जाता है। अपने आप में ही इमरजेंसी है सर्वाइकल इमरजेंसी। एक्सरे सीटी स्कैन से हड्डी की स्थिति का पता लगाते हैं, एमआरआई से नसों की स्थिति का पता लगाते हैं और ग्रेडिंग करते हैं ASIA स्केल में सीवियरिटी की। ट्रीटमेंट में क्या करना रहता है? सर्वाइकल कॉलर देना रहता है और स्पाइन बोर्ड आता है, एक स्पाइन बोर्ड आता है, उस पर पूरे शरीर को स्टेबलाइज करना रहता है। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन मेंटेन करना रहता है। इमीडिएटली हम स्टीरॉयड दे सकते हैं, कुछ केसेस में उपयोगी होते हैं। तुरंत न्यूरो सर्जन, स्पाइन सर्जन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन की तत्काल परामर्श ली जाती है। सर्जरी द्वारा डीकम्प्रेशन स्टेबलाइजेशन नाम की ऑपरेशन किया जाता है। साथ में प्रेशर सोर, डीवीटी, ब्लैडर केयर, ये सब करना रहती है स्पाइन की इंजरी में। 6वें नंबर पे हम देखते हैं फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। तो फैट एम्बोलिज्म, जो फैट होते हैं ना, वो एम्बोलाई की तरह शरीर में बहते रहते हैं, तो वो भी एक इमरजेंसी होती है। कैसे होती है? जो लंबी हड्डियां हैं, जैसे फीमर है, उनके फ्रैक्चर के बाद फैट ब्लड में चला जाता है। ये फेफड़ों में भी जा सकता है, दिमाग की छोटी नसों को ब्लॉक कर सकता है। तो इसको बोलते हैं फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। लक्षण क्या मिलेंगे? चोट के 1 से लेकर 3 दिन में सांस लेने में तकलीफ होगी, बेचैनी होगी, कंफ्यूजन होगा, सीने कंजक्टाइल में लाल दाने पड़ जाएंगे, जिसको पेटेची बोलते हैं। हाइपोक्सिया होगा, मतलब O2 सैचुरेशन कम हो जाएगा। एक्सरे में फेफड़े धुंधले धुंधले दिखाई देते हैं, स्नो एप्रियंस इसको बोलते हैं। ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन थेरेपी देना है, IV फ्लूइड देना है, जरूरत पड़ने पर वेंटिलेशन करना रहता है। अर्ली फ्रैक्चर फिक्सेशन से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई विशिष्ट दवाई नहीं है, केवल सपोर्टिव केयर होती है फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम में। मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बहुत ज़्यादा होती है। 7वें नंबर पे हम देखते हैं क्रश इंजरी। तो क्रश इंजरी क्या होती है कि अगर लंबे समय तक किसी अंग पर भारी वजन पड़ने से मांसपेशी टूटती हैं, टूट जाएंगी मसल्स, तो उसमें मायोग्लोबिन, जो मसल्स के अंदर होती है मायोग्लोबिन, ये निकलकर किडनी को नुकसान पहुंचा देती है, जिससे रीनल फेलियर हो जाता है। तो ये भी एक इमरजेंसी है। इसके लक्षण में क्या देखेंगे? तो बहुत ज़्यादा सूजन होगी, दर्द होंगे हाथ पैर में, गहरे रंग का जो अपना यूरिन है गहरे रंग का निकलेगा, क्योंकि मायोग्लोबिन होता है। ब्लड टेस्ट कराने पर क्रिएटिनिन, काइनेज, पोटेशियम, मेटाबॉलिज्म, एसिडोसिस, ये सब मिलते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करना रहता है? बहुत सारा IV फ्लूइड देना रहता है ताकि पेशाब चलती रहे। मैनिटोल एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कुछ मामलों में दिया जाता है। अगर प्रेशर ज़्यादा है पैर में तो फेसियोटोमी कर सकते हैं और कभी कभी डायलिसिस की आवश्यकता पड़ सकती है, एवं रीनल रिप्लेसमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है, ट्रांसप्लांट की। 8वें नंबर की इमरजेंसी होती है सेप्टिक आर्थराइटिस या ऑस्टियोमाइलिटिस। तो क्या होता है सेप्टिक आर्थराइटिस? तो बैक्टीरिया ज़्यादातर जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है, वो जोड़ में, हड्डी में पहुंच जाता है, ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है, आसपास से भी पहुंच जाता है, पस बनता है, इससे कार्टिलेज नष्ट हो जाती हैं, इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है। मतलब एक इन्फेक्शन से आपका जोड़ पूरा खराब हो सकता है। लक्षण में जोड़ों में दर्द मिलेगा, सूजन मिलेगी, रेडनेस मिलेगी, फीवर आएगा, जोड़ ज़्यादा हिलाने पर दर्द होगा। मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ सेप्टिक आर्थराइटिस के ऊपर, आप डिटेल में उसको देख सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में जॉइंट एस्पिरेशन करना पड़ेगा, पस WBC ने चेक करना पड़ेंगे, कल्चर में ESR CRP देखना होगा, MRI से हड्डी का इन्फेक्शन का पता चलता है, एक्सरे में ज़्यादा पता कुछ चलता नहीं है। जॉइंट ड्रेनेज, इसके ट्रीटमेंट में आर्थोटोमी करना रहती है, IV एंटीबायोटिक देना रहती है 4 से 6 हफ्ते तक। इन्फेक्शन कंट्रोल के बाद में फिजियोथेरेपी कराना रहती है, जिससे जॉइंट ज़्यादा डैमेज ना हो, जॉइंट की मूवमेंट वापस आ जाए। अगली इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, DVT इसको बोलते हैं। ये कैसे होती है? फ्रैक्चर के बाद या ऑपरेशन के बाद लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद रक्त का थक्का, जो गहरी नसें होती हैं, वेन्स होती है, उसमें चला जाता है, या फेफड़ों में जाके एम्बोलिज्म कर सकता है।
लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, तो एक पैर सूजा हुआ पैर मिलेगा, दर्द मिलेगा, बहुत ज़्यादा गर्म मिलेगा। ह्यूमन साइन पॉजिटिव मिलते हैं, अल्ट्रासाउंड एंड डॉपलर से इसकी पुष्टि होती है। ट्रीटमेंट में क्या करना रहता है इसके डीवीटी के, तो एंटीकोगुलेंट दवाइयाँ जैसे हेपेरिन एंड वारफेरिन देना रहती है। पैर को हार्ट के लेवल से ऊंचा रखना रहता है। कंप्रेशन स्टॉकिंग कर सकते हैं, और रोकथाम के लिए इसको इमोबिलाइज मरीजों में LMWH देना रहता है। एवं फिजियोथेरेपी फ्रैक्चर से पहले भी थोड़े थोड़े पैर चलाने के लिए बोला जाता है, जिससे कि डीवीटी डेवलप ना हो पाए। अगली इमरजेंसी है डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, जिसको DIC बोलते हैं। कैसे होती है ये, तो गंभीर चोट या सेप्सिस के बाद शरीर की जो क्लॉटिंग सिस्टम होता है ना, वो अनकंट्रोल ओवर एक्टिवेट हो जाता है। हर जगह छोटे छोटे थ्रोम्बाई बनने लगते हैं, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर को वो खत्म कर देते हैं, जिससे ब्लीडिंग होती रहती है। तो इसमें दो चीजें होंगी, एक तरफ कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहेगी, दूसरी तरफ छोटे छोटे थ्रोम्बाई शरीर में कहीं भी जाके फंस सकती है। तो नाक से, घाव से या इन्फेक्शन की जगह से खून निकलेगा, शरीर पे पिटेची छोटे छोटे दाने बन जाएंगे, PT APTT बढ़ा हुआ मिलेगा, प्लेटलेट कम मिलेंगी, डी डाइमर ज़्यादा मिलेगा। लैब में इसके ट्रीटमेंट में क्या करना रहता है, जो मूल कारण है, जो ट्रॉमा या सेप्सिस है, उसका कंट्रोल करना रहेगा। FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा प्लेटलेट्स दे सकते हैं, क्रायो प्रेसिपिटेट दे सकते हैं। ICU में निगरानी में रखना रहता है पेशेंट को। अगली इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे न्यूरोवास्कुलर इंजरी के बारे में। तो किसी भी फ्रैक्चर के दौरान नर्व एंड ब्लड वेसल्स कट सकती हैं, ये भी अपने आप में इमरजेंसी है। आप इमेजिन करिए कि किसी भी ऑर्गन की, हाथ की या पैर की, अगर कोई आर्टरी कट जाए या फिर कोई नर्व कट जाए, तो फिर उसका हाथ या पैर हमेशा के लिए खराब हो जाता है। जैसे रेडियल नर्व अगर इंजरी हुई तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, अल्नर नर्व अगर इंजरी हुई तो क्लॉ हैंड हो जाएगा, पेरोनियल नर्व पैर में होती है, पेरोनियल नर्व की इंजरी हुई तो फुट ड्रॉप हो जाएगा, आर्टरी अगर कट गई तो पल्स गायब हो जाएगी। तो इसके ट्रीटमेंट में क्या करना रहता है, रिडक्शन से पहले और बाद में न्यूरोवास्कुलर स्टेटस जरूर देखना रहता है। ऑपरेशन के बाद में भी न्यूरोवास्कुलर स्टेटस में बार बार चेक करता हूँ। इमीडिएट रिडक्शन अगर दबाव हो, नस कट गई हो, तो सर्जिकल रिपेयर करना रहता है। फिजियोथेरेपी और नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी देना रहती है। तो दोस्तों, ये मैंने ऑर्थोपेडिक में कुछ कुछ इमरजेंसी के बारे में आपको बता दिया गया है। किताबों में बहुत बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, लगभग एक एक किताब, पूरी इतनी मोटी किताब आती है ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी के ऊपर। तो ये मैंने आपको हल्का फुल्का एक बता दिया है कि हाँ, ये इमरजेंसी हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम हो तो आपको तुरंत किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को कंसल्ट करना रहता है। बाकी नॉन इमरजेंसी चीज़ें होती है, सिंपल फ्रैक्चर होते हैं, उसमें प्लास्टर लगाने के बाद आप 1-2 दिन का वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इंजरी हुई तो 6 घंटे के अंदर इनका ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। तो आई होप आप सबको पता चल गया है कि ऑर्थोपेडिक भी एक इमरजेंसी ब्रांच होती है। 11-12 चीज़ों में इमरजेंसी हो सकती है, जिसके लिए हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर इन सब से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप उन चीज़ों का रिप्लाई करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनका रिप्लाई कर सकूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।